दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। नमस्कार सभी को। आज हम कम्प्लीटली विकास का एक महत्वपूर्ण जो पक्ष है उसको पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको आज पहले ही बता दिया था और मैंने कल शशि सर से भी ये कहा था कि जो मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है वो मैं आपको कम्प्लीटली करवाऊंगा। तो कुछ चीज़ें जो मैंने पढ़ी हैं, कुछ चीज़ें जो मैंने फाइंड आउट की हैं इन थ्योरीज के अंदर, बेसिकली जीन पियाजे और कोहलबर्ग इन दोनों ने ही जो थ्योरी दी है वो कम्प्लीटली जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बेस की थ्योरी इन्होंने डेवलप की थी। और इसी थ्योरी में उन्होंने एक्चुअली में ये कहा था कि एक बच्चे का जो विकास होता है वो संज्ञानात्मक तो होता ही होता है, साथ में वो मोरल डेवलपमेंट भी होता है। अब मोरल डेवलपमेंट को उन्होंने संज्ञानात्मक जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसके बेस पे ही माना है। कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ आपको मैं चीज़ें हैं वो अभी दिखा रहा हूँ, आप उनको ध्यान से देखिएगा एक बार। मैं अभी बोर्ड पे आपको कुछ चीज़ें लिख के बताऊंगा, आप कुछ कमेंट में आपको जवाब भी डालने हैं कि वो चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये है मोरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा कि इसको आप क्या मानते हो, क्या कंसिडर करते हो कि मोरल क्या चीज़ें होती हैं भाई, ठीक है। यानी डेवलपमेंट, इसको आप हिंदी में नैतिक विकास बोलते हैं हम। तो ये नैतिक विकास क्या होता है, ठीक है। ये नैतिकता है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले में हम इसी वर्ड की बात करेंगे, नैतिक क्या होता है। नैतिकता का मतलब कंप्लीटली हम यहाँ पे ये मानते हैं कि किसी भी बच्चे या किसी भी व्यक्ति का वह व्यवहार जो समाज द्वारा मान्य होता है, जो समाज के जो नियम हैं उनके अनुसार अगर कोई व्यक्ति व्यवहार कर रहा है तो वह नैतिक व्यवहार या नैतिक नियम कहलाते हैं, ठीक है। जो रूल्स, जो ट्रेडिशंस हमने बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा बिहेवियर करता है तो हम बोलते हैं कि वो नैतिक है। यानी अच्छी या गलत जो चीज़ें हैं उनके अकॉर्डिंग हम जजमेंट करते हैं बच्चों की, हम जजमेंट करते हैं अपने आसपास के लोगों की, ठीक है। यानी हम हर समाज ने, एक देश जो होता है उसने अपने अपने जो नियम होते हैं वो पहले से सेट कर रखे होते हैं और उनके अकॉर्डिंग यदि कोई व्यक्ति व्यवहार करता है तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, वो व्यक्ति नैतिक है और उसकी नैतिकता का हम निर्धारण वैसे ही करते हैं, ठीक है। अब अगर बच्चों की बात करें तो जैसे जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी एक्टिविटीज जो होती हैं वो कौन सी सही है या कौन सी गलत है, इनके बीच में डिफरेंस करना, अगर बच्चे ये चीज़ें सीख लेते हैं, या हम ये कहें कि एक बच्चा दो चीज़ें, एक सही है और एक गलत है, उसके बीच में अंतर करना जान जाता है, या फिर मैं कहूँ कोई बच्चा दूसरे व्यक्ति के स्थान पर या दूसरे बालक के स्थान पर स्वयं को रख कर देखता है, या फिर हम इसमें यह भी कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंतर्गत कोई इंसान किसी प्रॉब्लम के अंदर घिरा हुआ है, उस प्रॉब्लम में उसका व्यवहार कैसा होगा। अगर बच्चा जब इसको रियलाइज कर लेता है या कोई व्यक्ति इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इस प्रॉब्लम में स्वयं को रख के देखता है और वो जब व्यवहार उसका शो होता है तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर बच्चे के अंदर नैतिकता विकसित हो रही है। यानी नैतिक विकास के एक तरह से हम इनको कंपोनेंट मान सकते हैं, यानी घटक मान सकते हैं, ठीक है। कंप्लीटली मैं इसको ये कहूँगा कि इसमें मूल रूप से व्यवहार जो होता है उस व्यवहार का नैतिक होना किन किन चीज़ों के द्वारा हुआ है, यानी एक बच्चे का जो व्यवहार नैतिक है वो किन किन घटकों या किन किन कंपोनेंट्स के थ्रू हुआ है, वो मोरल डेवलपमेंट के अंदर बताया गया है। और वो बताया है, आपने नाम सुना होगा, जीन पियाजे और कोहलबर्ग। इन दोनों ने अपने अपने तरीके से मोरल डेवलपमेंट को डिफाइन किया है, ठीक है। लेकिन जब मैं इनसे हटके थोड़ी बात करता हूं, जब आप खुद सोचिए नैतिकता आप किसको मानते हो, ठीक है। यानी एक बच्चे ने समाज के नियम के अनुसार काम किया है, या एक बच्चे ने स्वयं हमने जो रूल सेट किए हैं, जो सोसाइटी के अंदर हमने जो रूल बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा बिहेव कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो बच्चा मोरल है, नैतिक है। अब ये मोरलिटी की जो डेफिनेशन है वो अलग अलग समाज ने अपने अलग अलग तरीके से डिसाइड कर रखी है, ठीक है। मैं इसमें कंट्री की बात कर सकता हूँ, जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, इंडिया एंड यूएसए। इन दोनों कंट्रीज के अंदर आप देखो, इंडिया में पेरेंट्स के जो पैर छूना होता है उसको हम रिस्पेक्ट मानते हैं, जबकि यूएसए के अंदर ये कंपलसरी नहीं है, ठीक है। अमेरिका के अंदर ऐसा कंपलसरी नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसा नहीं है कि
यूएसए का कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के पैर नहीं छू रहा तो उसको हम अनैतिक बोलेंगे या उसको वो लोग अनैतिक बोलेंगे? नहीं। यहाँ पे मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक समाज के द्वारा नैतिकता की डेफिनेशन अलग हो सकती है और दूसरे समाज के द्वारा नैतिकता की डेफिनेशन अलग हो सकती है। तो सीधी सी आप इसको यहाँ पे जनरलाइज कर सकते हो कि सोसाइटी ही डिसाइड करती है कि कौन सा व्यवहार नैतिक है और कौन सा व्यवहार अनैतिक है, और उस सोसाइटी ने जो नॉर्म्स जो नियम्स बना दिए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग हम फाइनल करते हैं कि भाई इस बच्चे ने सही व्यवहार किया है, इस बच्चे ने गलत व्यवहार किया है। ठीक है, तो इसी आधार पे जो प्याजे है एंड कोहलबर्ग है, इन दोनों ने अपनी अलग अलग थ्योरीज डेवलप की है। मैं पहले आपको इन दोनों थ्योरीज के डिफरेंस बता देता हूँ कि कैसे प्याजे ने और कैसे जो कोहलबर्ग ने इनने इस थ्योरी के अंदर अपने अपने व्यूज रखे हैं। सबसे पहली बात, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पे डायग्राम से बना के दे रहा हूँ, यहाँ पे आप कोहलबर्ग को रखिए और यहाँ पे आप प्याजे को रखिए। ठीक है, तो इसमें अगर डिफरेंस में अगर देखना चाहूँ कंप्लीटली, तो सबसे पहली बात, कोहलबर्ग ने 3 स्टेज बताई हैं। इन तीनों स्टेज मैं डिटेल से भी कराऊंगा अभी इनको, तो पहले आप एक बार देख लीजिए। कोहलबर्ग ने 3 स्टेज करवाई हैं और जीन प्याजे ने 2 स्टेज बताई हैं। हालांकि 2 स्टेज को 4 सब स्टेज के अंदर, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि 2 प्रमुख स्टेज और 4 गौण स्टेज के बारे में कहा है। जैसे इसने 3 स्टेज बताई है और उनके अंदर 2-2 बताई, तो टोटल हम इसको 6 मानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस आपको ये देखना है। सेकंड चीज क्या देखना है कि जो कोहलबर्ग है, इसने शैशवावस्था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शैशवावस्था और जो बाल्यावस्था है, शैशवावस्था और बाल्यावस्था को इसने एक ही माना है, यानी ये दोनों एक ही चीजें हैं, ये कहा है कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी के अंदर। जबकि प्याजे ने इन दोनों थ्योरीज को इन दोनों स्टेजेस को अलग अलग माना है अपनी इस थ्योरीज के अंदर। ठीक है, शैशवावस्था प्याजे के अनुसार अलग है और बाल्यावस्था अलग है। फाइन, हो गया डिफरेंस। तीसरी जो बात थी वो ये थी कि कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो कंप्लीटली, या इसकी मैं स्टेजेस की शुरुआत करना चाहूं तो ये दंड और आज्ञाकारिता, इसको महत्व देता है। ठीक है, ऐसे पॉइंट आप डाल सकते हैं इनमें। जो कोहलबर्ग है ये दंड और आज्ञाकारिता को महत्व देता है, जबकि प्याजे जो है, सॉरी बीच में रुक गया था। चौथी जो चीज है वो ये है कि कोहलबर्ग ने परिवार, समाज, इनके हित में, यानी इनका वेलफेयर, जो इनका एक तरह से कल्याण जो होता है, उस कार्य को इंपॉर्टेंस दी है इसने, यानी इसके कार्य को महत्व दिया है किसने? कोहलबर्ग ने। यानी भी समाज और परिवार इन दोनों का हित हो, ऐसे कार्य मनुष्य को करने चाहिए। ठीक है, यानी परिवार और समाज की बात की है। जबकि प्याजे ने जो कहा है वो एक व्यक्ति विशेष का कल्याण होना चाहिए, प्याजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी व्यक्ति हित में है, ये व्यक्ति हित को महत्व दिया है प्याजे ने। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूं आपको, ये डिफरेंस है। पहला डिफरेंस क्या है कि इसने 3 स्टेज बताई हैं, इसने 2 स्टेज बताई हैं। दूसरी चीज, कोहलबर्ग ने यह माना है कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन प्याजे ने कहा है शैशवावस्था और बाल्यावस्था दोनों अलग अलग हैं, आप इसको एक नहीं मान सकते। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो कंप्लीटली फोकस करती है दंड और आज्ञाकारिता पे, और जबकि प्याजे करता है पुरस्कार और दंड के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे परिवार और समाज का कल्याण को महत्व दिया जाता है कोहलबर्ग की थ्योरी में, जबकि प्याजे की थ्योरी जो है वो पर्टिकुलर या इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष के संदर्भ में महत्व देती है, यानी इसमें व्यक्ति के मोरल्स जो होते हैं उनको ऊपर रखा जाता है, जबकि इसके अंदर परिवार और सोसाइटी यानी फैमिली एंड सोसाइटी इन दोनों को इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये चीजें बताई गई थी इन दोनों थ्योरीज के अंदर। अब एक चलिए इनको अलग अलग करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्याजे की थ्योरी बता रहा हूँ। प्याजे ने, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 2 स्टेज, और उसको टोटल 4 स्टेज में बांटा गया है, गौण सब स्टेज के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्याजे वाली थ्योरी बताता हूँ आपको। प्याजे ने क्या कहा कि एक बच्चा जो नैतिक विकास के दौर से गुजरता है वो 4 स्टेजेस के अंदर से गुजरेगा। सबसे पहली जो स्टेज है वो प्याजे ने अनियमित अवस्था मानी है, अनियमित अवस्था। ये प्याजे के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, तो प्याजे के अकॉर्डिंग 4 स्टेजेस में कंप्लीट करवा रहा हूं आपको। अनियमित अवस्था, अनियमित अवस्था कौन सी अवस्था होती है? यानी एक ऐसी अवस्था जिसमें देखो नियमित नहीं है। क्या नियमित नहीं है? यहां पर नैतिकता नियमित नहीं है, यानी कोई भी बच्चा ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। हम इसमें डिसाइड नहीं कर सकते इस स्टेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी इस स्टेज में हम बच्चे को ना तो नैतिक बोले ना नैतिक। कौन सी स्टेज, कितने से कितने वर्ष? वैसे जनरली इसको 3 से 6 वर्ष की अवस्था माना गया है।
प्याजे ने सबसे पहली स्टेज को। फाइन। दूसरी चीज, यहां पर अगर मैं नैतिक अनैतिक नहीं मान रहा तो बच्चा यहां पर सामाजिक और असामाजिक भी नहीं है। ना तो हम उसको सामाजिक मान सकते हैं, ना ही हम उसको असामाजिक मानते हैं। ना तो वो सोशल है और ना ही वो असामाजिक है। ठीक है, तो नैतिक भी नहीं है, अनैतिक भी नहीं है, सामाजिक भी नहीं है, असामाजिक भी नहीं है। ये सबसे पहली स्टेज के अंदर बोला गया है प्याजे के द्वारा। फाइन, पहली स्टेज क्लियर। दूसरी जो स्टेज है वो स्टेज बताई गई थी विषम जातीय अधिकार अवस्था। इनके इंग्लिश वर्जन है वो भी मैं डाल दूंगा पेज के रूप में बना के इसको। ठीक है, तो ये इरेगुलर स्टेज मानी जाती है, ये वैसे हेट्रोजेनियस ओरिएंटेशन मानी जाती है। यहां पे देखो विषम जातीय अधिकार यानी दूसरे लोगों का अधिकार बनता है। तो आप इसको कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे नैतिकता का जो विकास होगा वो बड़ों के दबाव के कारण होगा। यानी बड़े लोग जो दबाव डालते हैं या फिर उनकी एक तरह से आप ये मानो कि उनका इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, दबाव या प्रभाव, आप इसको एक चीज मान सकते हो। यानी ये यहाँ पर जो बच्चे का जो नैतिक व्यवहार होगा वो दूसरों के द्वारा नियंत्रण होता है। यानी दूसरे लोग उस पर दबाव डालते हैं, दूसरों के द्वारा नियंत्रण यहाँ पे माना जाता है जीन पियाजे की स्टेज के अंदर। जीन पियाजे ने इस स्टेज में ये कहा है कि भाई बच्चे की अगर नैतिकता विकास हो रही है, यानी बच्चा अच्छा है बुरा कर रहा है, तो वो दूसरों के प्रभाव के कारण कर रहा है। ये कहा है इस विषम जातीय अधिकार अवस्था के अंदर। तो पहली दोनों स्टेजेस क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। ठीक है, तीसरी जो स्टेज कही गई है, मैं इसको मिटा रहा हूं। तीसरी जो स्टेज है वो है परस्पर अधिकार अवस्था। ये तीसरी स्टेज है प्याजे के अकॉर्डिंग, परस्पर अधिकार अवस्था। ठीक है, यहां पर जो बच्चे के अंदर जो मोरालिटी डेवलप हो रही है वो उसके जो फ्रेंड सर्कल है यानी मित्र मंडली जो है वो ज्यादा अहमियत करती है। यानी बच्चा परिवार की बजाय परिवार से वो लेस इफेक्टिव होता है इन कंपैरिजन तो उसके जो मित्र मंडली है या उसका जो ग्रुप है, उसका जो सर्कल है उसके थ्रू। यानी बच्चा यहाँ पर उसका जो ग्रुप होगा, जो समूह होगा, उसकी बातों को ज्यादा मानता है। यानी उसके अंदर नैतिकता का विकास उसके मित्र मंडली या समाज के द्वारा या बाह्य जो उसका ग्रुप है उसके द्वारा होगा, न कि परिवार के द्वारा। ये परस्पर अधिकार अवस्था वाली बात कही गई है। यहाँ पर सोच समझकर कार्य करना, ये वाली चीजें इसके अंदर आप शामिल कर सकते हैं। यानी कोई बच्चे ने सोच समझ के कोई कार्य किया है तो वो इस स्टेज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, ये थी तीसरी अवस्था। और चौथी अवस्था जो है उसको नाम दिया गया है स्वशासित अवस्था या ऑटोनोमस स्टेज। इसमें देखो स्वशासित यानी खुद का शासन, यानी स्वयं पर कोई बच्चा नियंत्रण कर लेता है। यानी उसको यहाँ पर एक्चुअल जो मोरालिटी होती है उसका मीनिंग समझ में आ जाता है कि भाई असलियत में जो मोरालिटी है, नैतिकता है, वो क्या होती है। ये बच्चे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। यानी वो अगर कोई काम वो सही करता है या वो गलत करता है तो उसका जिम्मेवार वो खुद होगा। यानी स्वयं जिम्मेदार होता है किसी भी कार्य को करने का। अब वो कार्य नैतिक है या वो अनैतिक है, ये वो अपने अंदर से ही जान लेता है। तो ये सबसे चौथी स्टेज मानी गई है जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। फाइन, तो जीन पियाजे की चारों स्टेज आपको याद होनी चाहिए। पहली स्टेज है अनियमित अवस्था, रेगुलर स्टेज, दूसरी आती है हेटेरोनोमस स्टेज, तीसरी परस्पर अधिकार अवस्था और चौथी जो है स्वशासित अवस्था। नहीं, इसमें स्वयं जिम्मेदार होता है। तो ये 4 स्टेज बताई थी प्याजे ने। फाइन, इन चारों स्टेज को प्याजे ने बताया है। अब मैं आपके सामने एक पेज रख रहा हूं। इस पेज में एक छोटी सी स्टोरी है, आप ध्यान से देखना। ये मैंने नेट से प्रिंट किया है, इसका इंग्लिश में है ये। वैसे तो आप समझ जाएंगे इसको सारे, बट फिर भी आप इसको ध्यान से देखना। ओके, यहां पे आपको ये चाय का कप नजर आ रहा है। ठीक है, तो 2 स्टोरी यहां पे दी गई हैं। पहली जो स्टोरी है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं। अ लिटिल बॉय कॉल्ड जॉन इज इन हिज रूम। ही इज कॉल्ड टू डिनर। He goes into the dining room, but behind the door there was a chair, and on the chair there was a tray with 15 cups on it. John couldn't have known that there was all this behind the door. He goes in. The door knocks against the tray and bang to the 15 cups and they all get broken. Fine. आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं, मैं कोशिश करूंगा इसको ट्रांसलेट करने की। जॉन नाम का एक लड़का अपने कमरे में होता है, उसको डिनर के लिए बुलाया जाता है। वो डाइनिंग रूम में जाता है, लेकिन दरवाजे के पीछे एक चेयर होती है और जो चेयर होती है उस चेयर के ऊपर 15 कप रखे हुए होते हैं ट्रे के ऊपर। ठीक है, जॉन को इस बात का नहीं पता था कि
ये सारी चीज़ें दरवाजे के पीछे रखी हैं। वह अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है जो दरवाज़ा होता है वो उस ट्रे के लगता है और सारे के सारे 15 जो कप हैं वो टूट जाते हैं। पहली स्टोरी तो है ये, फाइन। सेकंड स्टोरी क्या है? वन डे हेनरीज मदर वॉज आउट, ही ट्राइड टू गेट सम जैम आउट ऑफ द कपबोर्ड, ही क्लाइम्ड अप on a chair and stretched out his arm, but the jam was too high up and he couldn't reach it and have any. But while he was trying to get in, he knocked over a cup. The cup fell down and broke. ये स्टोरी समझ में आई आपको? ये दो स्टोरी हैं, बहुत अच्छी स्टोरी हैं, आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, आपको जीन पियाजे के जो मोरल डेवलपमेंट है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब जो दोनों स्टोरी आपने इस एक स्टोरी में मैंने आपको बता दिया, दूसरी स्टोरी क्या कह रही है कि वन डे व्हेन हेनरीज मदर वाज आउट, एक दिन की बात है कि जो हेनरी की जो मम्मी है वो बाहर थी। ही ट्राई टू गेट सम जैम आउट ऑफ द कबर्ड, अलमारी से उसे कुछ जैम निकालना था। ही क्लाइम्ड अप ऑन ए चेयर, एक चेयर के ऊपर चढ़ा, एंड स्ट्रेच्ड आउट हिज आर्म, और अपने हाथ को आगे बढ़ाया। बट द जैम वाज टू हाई अप, लेकिन जैम की जो बोतल थी, जो जैम रखा था वो बहुत ऊंचा था। एंड ही कुडंट रीच इट एंड हैव एनी, और वो इस तक नहीं पहुंच सका और ना ही उसको वो चीजें मिली। बट while he was trying to get it, जब इसको लेने की कोशिश कर रहा था, he knocked over a cup, उसने क्या किया? एक कप को हाथ लगाया। द कप फेल डाउन एंड ब्रोक, कप गिरा और टूट गया। ये दोनों स्टोरी समझ में आ गया आपको? अब क्वेश्चन मेरा ये है, who would a 7-year-old say is not here and why? The question is very clear, I think, to all of you. Who would a 7-year-old say is not here and why? ये क्वेश्चन आपका इसके सामने रखा। अब नाउ अब इसको देखिए, इन दोनों थ्योरी से क्या फाइंड आउट हुआ है? द यंगर चिल्ड्रन फोकस्ड ऑन द कंसिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर। द बॉय हु एक्सीडेंटली ब्रोक 15 कप्स वाज नोटियर देन द बॉय हु ब्रोक 1 कप व्हाइल डूइंग समथिंग ही शुडंट। देखो, पहली स्टोरी के अंदर उस लड़के को नहीं पता था, ये उसकी गलती नहीं थी, ठीक है। और जबकि दूसरी स्टोरी के अंदर उसने वो जैम वहां से निकालना चाहा, यानी उसकी माँ घर पे नहीं थी, फिर भी उसने वो काम वैसा करना चाहा। वो क्या था? तो कौन इसमें सबसे ज्यादा नोट हुआ? देन द बॉय हु ब्रोक 1 कप व्हाइल डूइंग समथिंग ही शुड नॉट, वो उसे नहीं करना चाहिए था। जो वो एक कप को हाथ लगाया उसने, यानी उस जैम को जो ले रहा था उसे नहीं करना चाहिए। दे बेस्ड देयर जजमेंट्स ऑन द अमाउंट ऑफ डैमेज, यानी उनका जो जजमेंट हुआ है वो उनके डैमेज, यानी उन्होंने जो नुकसान किया उसके आधार पर हुआ है, फाइन। चिल्ड्रन एज 10 and above saw the motivation or intent behind the act as important in determining notier. So the child who broke a cup whilst trying to steal was notier as his motives were bad. यानी देखो, मोटिव जो था वो बुरा किसका था? यानी उसकी मम्मी बाहर गई हुई थी, यानी मैं इसकी बात करता हूं इस स्टोरी के अंदर, ना कि इसमें इस लड़के का जो मोटिव था वो गलत था, ठीक है। यानी यहां पे नैतिकता, आप देखिए नैतिकता कैसे निर्धारित हुई है, यानी जो कार्य हम करें उसके पीछे इंटेंशन क्या है, उसके आधार पे हम यहाँ पे नैतिकता का निर्धारण करते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आएगा। ये प्याजे ने 2 मोरल स्टोरीज बताई थी, इस आधार पे आप प्याजे की थ्योरी को समझ सकते हैं। इसके बारे में अगर और किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से लाइव सेशन के अंदर, कि जो थ्योरीज मैंने आपको बताई है प्याजे की, इसमें से कोई क्वेश्चन करना है किसी को तो वो लाइव मेरे साथ जुड़ के फिर मेरे को कमेंट कर सकता है, क्योंकि कमेंट मेरे को यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं अभी किसी का भी कमेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइव सेशन में मेरे साथ बन जाइए, जुड़ जाइए, अगर किसी को कुछ पूछना है स्पेशली इस थ्योरी के अंदर। यानी प्याजे की जो ये थ्योरी है, जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है, ये आई थिंक समझ में। दूसरी जो थ्योरी है वो जीन पियाजे की थ्योरी भी नहीं है, वो थ्योरी है कंप्लीटली आपकी कोहलबर्ग थ्योरीज, ठीक है। कोहलबर्ग की जो थ्योरी है वो मैंने आपको बताया कि इसने 3 स्टेजेस बताई हैं, और तीनों स्टेजेस में जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया था। एक्चुअल में कोहलबर्ग एक तरह से इंटरव्यू के आधार पे अपनी इस थ्योरी को डेवलप किया उसने। इंटरव्यू के आधार पे कैसे? क्योंकि कोहलबर्ग ने ये कहा है कि जो मोरल डेवलपमेंट जो होता है, जो नैतिक विकास जो होता है, वो एक्चुअल में है क्या? ये एक विशेष समाज या समुदाय जो है उसके द्वारा कुछ मूल्य होते हैं जो डिसाइड किए होते हैं, यानी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ सोशल वैल्यूज होती हैं, और कुछ एक तरह से मैं मानता हूँ ट्रेडिशंस होते हैं या बिहेवियर होते हैं पर्टिकुलर सोसाइटी के। इन सोसाइटी के अकॉर्डिंग अगर बच्चा
सही या गलत तरीके का बिहेव कर रहा है, या फिर वो यहाँ पे समझ जाता है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो वो वाली चीज़ कही गई है कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग मोरल डेवलपमेंट, यानी बच्चे के अंदर नैतिकता का यहाँ पे विकास हो रहा है। ये कहा है किसने? कोहलबर्ग ने। ठीक है, कोहलबर्ग ने एक्चुअल में जो अपनी स्टेजेस बताई हैं वो इस तरह, आपके सामने मैं पेज रख रहा हूँ जो मैंने बनाए हैं। इस तरह कोहलबर्ग ने मोरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी है उसको 3 स्टेज के अंदर डिवाइड किया है। पहली जो स्टेज है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज के नाम से जानी गई। हाँ, मैं आपको बता दूं 1960 के अंदर ये मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी है वो प्रोपाउंड की गई थी कोहलबर्ग के द्वारा। इसमें कोहलबर्ग ने प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, यानी पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये 3 तरह की स्टेज को डिवाइड किया है कोहलबर्ग ने। फाइन, इसको आप ऐसे याद रखना। ठीक है, अब पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत प्रत्येक स्टेज को इसने 2-2 स्टेज के अंदर और डिवाइड किया है। ये स्टेजेस को आप इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके थ्रू याद रख सकते हो, या किसी भी तरह से आप इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आप ये आपको ध्यान रखना है कि ये जितनी भी जो स्टेजेस कोहलबर्ग ने दिखाई हैं ये आपको ऐसे ही सीरियल के अंदर याद रहें, और सीरियल में ही ये काम करती हैं। ऐसे ही आप इनको इसी ऑर्डर के अंदर आप इनको याद करिएगा। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने क्या कहा, सबसे जो पहली स्टेज है प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है, इसमें बच्चे के अंदर जो नैतिकता का निर्धारण होता है वो या तो दंड या आज्ञा के द्वारा होगा, या फिर वो बच्चा स्वयं से कहेगा कि हाँ कि भाई ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, वो वाली चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो इस स्टेज को इसने 2 भागों में डिवाइड किया है, 2 भागों में बांटा है। पहली स्टेज है ऑर्डर एंड पनिशमेंट, और आप इसको बोल सकते हैं ओबिडेंस एंड पनिशमेंट। ठीक है, यानी दंड और आज्ञा की अवस्था। कोहलबर्ग ने क्या कहा कि भाई ये जो स्टेज है इसमें बच्चे का जो चिंतन जो होता है वो कंप्लीटली दंड से प्रभावित होता है। परिवार के जितने भी जो सदस्य होते हैं वो बच्चे को कुछ कार्य करने के लिए ऑर्डर देते हैं कि आपको ये काम करना है, ये नहीं करना, तो बच्चे क्या करते हैं दंड के कारण उन परिवार के सदस्यों की बातों को मानते हैं। ठीक है, बच्चा सोचता है कि भाई मैं अगर उनके आदेश का पालन नहीं करूंगा तो मुझे दंड दिया जाएगा। तो ये जो थ्योरी है वो कंप्लीटली दंड के ऊपर और आज्ञा के ऊपर आधारित होती है। आज्ञा भी इसीलिए मानी जाती है, यानी ऑर्डर कहते हैं ना कि ओबिडेंट है, वो ओबिडेंट क्यों है? क्योंकि उसको डर लगता है कहीं उसको कोई मार ना दे या कोई सजा ना मिल जाए उसको। ठीक है, तो ये थ्योरी कंप्लीटली आज्ञा और दंड के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इतना समझ आया सबसे पहली स्टेज के अंदर। ठीक है, जो सेकंड जो स्टेज आती है पहली स्टेज के अंदर ही, उसको इन्होंने नाम दिया है स्टेज ऑफ ईगो, यानी अहंकार की अवस्था। इस अहंकार की अवस्था में बच्चे में जो चिंतन जो होता है, जो थिंकिंग जो होता है, वो उसका पैटर्न चेंज होता है एक तरह से। ठीक है, यानी बच्चे के जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, एक बच्चा मैच्योर होता है, मान लो वो 3 से 4 साल में बढ़ता है, या 4 से 5 या 5 से 6, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है वो मैच्योर होता चला जाता है, और उसको खुद को अपनी खुद की आवश्यकताएं और इच्छाएं जो होती हैं वो समझ में आने लग जाती है कि भाई मेरी इच्छाएं ये हैं, मेरी इच्छाएं पूरी हुई हैं या नहीं है। यानी अगर उसका कोई उद्देश्य पूरा हो रहा है झूठ बोलने से तो वो झूठ बोलेगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर भूख लगी है तो उसको खाना है बस, यानी उसको खुद की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी। अहंकार क्यों लगाया? क्योंकि बच्चे को अपनी पड़ी रहती है कि भाई मुझे मेरा मोटिव पूरा होना चाहिए। ठीक है, यानी मेरा खाना पीना, मेरा रहना, यानी उसकी कोई भी जो नीड है वो यहाँ पे फुलफिल जरूर होनी चाहिए। तो इसलिए इसको स्टेज ऑफ ईगो बोला गया है, वो दूसरे के बारे में नहीं सोचता। ठीक है, तो प्री कन्वेंशनल जो स्टेज है उसमें दोनों आपको याद रखनी है, ऑर्डर एंड ओबिडेंस, पनिशमेंट, ओरिएंटेशन एंड स्टेज ऑफ ईगो, ये प्री कन्वेंशनल के अंतर्गत आती हैं। ये दोनों की दोनों आई थिंक आपको इजीली क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, जो दूसरी जो स्टेज आती है इसको नाम दिया है कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल यानी परंपरागत स्टेज। इसमें होता क्या है कि भाई बच्चे के अंदर नैतिकता डेवलप जरूर होगी, लेकिन वो कैसी होगी? जब उसकी कोई बड़ाई करता है, अप्रिशिएशन। यहाँ पे अप्रिशिएशन प्रशंसा इसीलिए लिखा गया है, यानी बाहर का कोई व्यक्ति कहता है भाई ये बहुत ही अच्छा लड़का है या बहुत ही अच्छी लड़की है, तो उसको जब ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं सोसाइटी के थ्रू या फिर अपने आसपास के लोगों के थ्रू, तो उसको ये लगता है कि हाँ यहाँ पे मैंने अच्छा काम किया है। वो खुद मोटिवेट होता है, इनर मोटिवेट होता है, और इनर मोटिवेट होगा तो यहाँ पर उसके अंदर खुद नैतिकता विकसित हो जाएगी। उसको ये पता चलेगा भाई मेरे इस काम करने से दूसरे लोग खुश हैं, मेरी बड़ाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो उसके अंदर नैतिकता खुद ब खुद विकसित होने लग जाती है। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात आपको क्या याद रखना है कि बच्चे उन्हीं व्यवहारों को या उन्हीं बिहेवियर को अडॉप्ट यहाँ पे करेंगे जो सोसाइटी ने उसके लिए सही माने हैं। यानी सोसाइटी ने अगर उसके किसी काम के लिए उसकी प्रशंसा की है तो वो उसको ऑटोमेटिकली क्या मानते हैं कि ये एक मोरालिटी हुई उनके लिए। ठीक है, समाज यानी पूरी कंप्लीटली सोसाइटी, उसका फ्रेंड सर्कल, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो अंकल आंटी हैं, वो उसके अंदर मोरालिटी को
यहाँ पर एक तरह से फिक्स करते हैं, यानी उसको वो सही तरीके से मानते हैं। तो कम्प्लीटली ये इसमें बच्चे को क्या चाहिए होती है, इसमें बच्चे को एक तरह से प्रेज चाहिए होती है अपनी, यानी वो अप्रिशिएशन के थ्रू अपने अंदर डेवलप करता है मोरालिटी को। ठीक है, ये हुआ इतना। नेक्स्ट जो स्टेज आती है कन्वेंशनली, आप इसको 1, 2, 3 एंड 4, नंबर 4 जो स्टेज है वो है रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम, यानी सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। कोहलबर्ग ने क्या माना है कि भाई जो सोसाइटी होती है उसके जो जितने भी जो मेंबर्स होते हैं वो इस अवस्था तक तो पहुंचते ही पहुंचते हैं। ठीक है, सारे के सारे। ठीक है, देखो यहाँ पे उसकी प्रशंसा हुई तो अब उसको क्या है, उसको उस सोसाइटी से क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। यानी वो रिस्पेक्ट के बदले अब यहाँ पे अच्छे अच्छे काम करने शुरू कर देता है। यानी वो यहाँ पे जो मोरालिटी हो रही है वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे सोसाइटी की नीड है। ये एक तरह से आप इसको ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चा क्या करेगा, जो जिस सोसाइटी में वो खुद रह रहा है उसको एक लक्ष्य की तरह मानने लगता है। ठीक है, यानी इस अवस्था में पहुंचकर उसको ये समझ में आ जाता है कि भाई सामाजिक जो नियम है उनके विरुद्ध अगर कोई कार्य होगा तो वो जो काम कहलाएगा वो अनैतिक होगा। यानी अनैतिकता कब कहलाएगी, इसमें जो सोसाइटी ने जो नियम निर्धारित किए हैं उस नियम के विरुद्ध अगर हम काम करते हैं तो वो अनैतिकता कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है किसी चीज के अंदर, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। जैसे लॉ एंड ऑर्डर बनाए गए होते हैं एक सोसाइटी के अंदर, उससे अगर हटकर काम करते हैं तो वो हमें क्या कहते हैं, पनिशमेंट भी देते हैं वैसे तो, लेकिन हम क्या मानते हैं कि सामाजिक में एक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको बनाए रखना ही जरूरी है इस सोसाइटी के लिए, इस सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। तो यहाँ पे मोरालिटी होती है वो इस रूप में डेवलप होती है। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने नैतिक अवस्थाओं का वैसे तो उन्होंने सीरियल वाइज किया है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा था दंड आ गया, फिर स्वयं की उसकी खुद की नीड आई, फिर सोसाइटी ने उसकी प्रशंसा की, अब उसको सोसाइटी का माना, क्योंकि पहले सोसाइटी ने उसको माना अब सोसाइटी को वो मान रहा है। ये आपको ध्यान रखना है इस स्टेज के अंदर। ठीक है, सबसे जो लास्ट स्टेज आती है उसको बोला है प्याजे ने पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, यानी उत्तर परंपरागत अवस्था। जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है इसने इसको 2 भागों में डिवाइड किया था, एक तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरा था कॉन्शियसनेस, यानी सामाजिक समझौते की अवस्था और जो है विवेक की अवस्था। सामाजिक जो समझौते की अवस्था है इसमें यहाँ पे जो बच्चा होता है या व्यक्ति होता है उसकी जो थिंकिंग है उसमें थोड़ा चेंजेस आने लग जाता है। ठीक है, वो यहाँ पे ये करता है कि आप अगर मेरे लिए ये करते हो तो मैं आपके लिए ये कार्य करूंगा। ठीक है, तो ये वाली चीज इसके अंदर डेवलप हो जाती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, यानी आप अगर मेरा सही काम करोगे तो मैं आपका सही काम करूंगा, यानी एक एग्रीमेंट होता है इसके बीच में। ठीक है, सोसाइटी एंड बच्चे के बीच में एक एग्रीमेंट होगा और उसी एग्रीमेंट के थ्रू बच्चे के अंदर मोरालिटी डेवलप होती है। ठीक है, यहाँ पे पता क्या एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम समाज के नियमों का पालन करें और समाज हमारे हितों की रक्षा करे। ठीक है, तो अगर सोसाइटी और जो व्यक्ति है उनके बीच में एग्रीमेंट बना है तो वो एग्रीमेंट दोनों के नियमों के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, यानी मैं इसको ये मान सकता हूँ कि एक सोसाइटी जो होता है वो अपने नियम के अकॉर्डिंग उस व्यक्ति को सुरक्षा भी देगा। ठीक है, उसको सम्मान की आवश्यकता भी देगा, या फिर जितने भी जो कानून दिए गए वो सबको बराबर दिए जाते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें वो कैंडिडेट या बच्चा एक्सपेक्ट करता है सोसाइटी से। ठीक है, तो इसमें समझौता क्यों कहा है या सामाजिक समझौता क्यों कहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि उस व्यक्ति को समाज की आवश्यकता है और समाज को उस व्यक्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि समाज जो चलेगा वो उन्हीं जो सभ्य जो हैं, जो मोरल जो लोग हैं उन्हीं के थ्रू चलता है। ठीक है, तो ये स्टेज आपको याद रखनी है इसके थ्रू। सबसे लास्ट जो स्टेज आती है वो होती है कॉन्शियसनेस की स्टेज, यानी कि विवेक की अवस्था। ये जो अवस्था होती है इसमें बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ये सबसे उच्च स्टेज की या फिर आप इसको ऐसे मानते हो सबसे उच्चतर क्रम की नैतिकता की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पर जो नैतिकता होती है उसका आधार एक तरह से आप इसको विवेक ही मानते हो, दिमाग। ठीक है, कि क्या चीजें से, जैसे महात्मा बुद्ध का आपने नाम सुना होगा, महावीर स्वामी जी का नाम सुना होगा, इन्होंने क्या किया, अपने दिमाग, अपने जो आत्मज्ञान है या फिर आत्मसम्मान जो है, इन गुणों के आधार पे स्वयं को एस्टैब्लिश किया सोसाइटी के अंदर। यानी उन्होंने अपने दिमाग, अपने विवेक की सहायता से नैतिकता विकसित की और दूसरे लोगों के अंदर भी डेवलप करने की कोशिश की। तो ये कंप्लीटली इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जो नियम जो होते हैं, समाज के नियम जो होते हैं, उन सबसे ऊपर हटके, समाज के नियम, व्यक्ति के, किसी व्यक्ति विशेष के नियम, इन सबसे ऊपर अलग हटके या इन सबसे ऊपर ही जो मोरालिटी डेवलप हो रही है उसको इस स्टेज के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति ने स्वयं का जो दिमाग है वो स्वयं का दिमाग यूज किया है किसी भी कार्य को करने के लिए। अब उसने अपने दिमाग के आधार पे कहा कि भी ये चीज सही है और ये चीज गलत है, ना कि एविडेंस हमारे सामने जो रखे गए हैं या फिर सोसाइटी जो कह रही है, बल्कि मुझे क्या सही लगता है, मुझे ये लग रहा है कि भाई मैंने इतना एक्सपीरियंस इस सोसाइटी के अंदर
बिताया है, तो अब मेरे हिसाब से ये चीज़ें सही होनी चाहिए। अपने दिमाग के आधार पे जब हम डिसीजन लेते हैं, ठीक है, वैसे तो हाई लेवल की आती है, बट एग्जाम में, हमारे स्टेट के एग्जाम में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है इनके अंदर, बाकी इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ये थ्योरी बड़ी इजी है, और भी जो थ्योरीज आती हैं वो भी मैं आपको कम्प्लीटली करवाता रहूँगा। बट आज की जो हमारी थ्योरी थी वो कम्प्लीटली जो मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी थी, इसमें 2 थ्योरी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं, और इन्हीं दोनों थ्योरी को मैंने आपको थोड़ा सा करवाने की कोशिश की। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये दोनों थ्योरी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कोहलबर्ग जैसे जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी तो ऑलमोस्ट हर बार पूछी जाती है, और अब की बार मे बी आपसे मोरल